करण कारक तृतीय विभक्ति, करण कारक हिंदी में, तृतीय विभक्ति संस्कृत में, ठीक है। करण कारक को ही तृतीय विभक्ति कहते हैं। साधकतमम करणम कहता है जो क्रिया के संपादन में अत्यंत सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। मतलब क्रिया के संपादन में अत्यंत सहायक हो, जो क्रिया के संपादन में अत्यंत सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम कलम से पत्र लिखता है, राम कलम से पत्र लिखता है, तब कैसे पत्र लिख रहा है? कलम से लिख रहा है, ठीक है। लिखना है क्रिया, तो लिखने का जो काम है किसके सहायता से हो रहा है? कलम से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ कलम क्या हो गया? करण कारक, ठीक है। तुम पैर से चलते हो, चल रहा है, कैसे? पैर से चल रहा है, मतलब पैर के सहायता से चल रहा है, मतलब क्रिया के संपादन में पैर है जो सहायता कर रहा है, इसलिए पैर क्या हो गया? करण कारक। इसका पहला सूत्र है पहला नंबर, करने तृतीया। करण में देखिए क्या होगा? करण कारक में तृतीया विभक्ति होता है, ठीक है। कहता है करण कारक में तृतीया विभक्ति होता है। जैसे देखिए, जैसे तुम कलम से पत्र लिखते हो, तुम कलम से पत्र लिखते हो, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ तुम कलम से पत्र लिखते हो, कैसे लिखता है पत्र? कलम की सहायता से लिख रहा है, तो लिखना क्रिया हो गया, पत्र कर्म हो गया, क्योंकि लिखने का फल पत्र पड़ा था, पत्र कर्म हो गया, लिखना क्रिया हो गया। तो क्रिया का जो संपादन हो रहा है को किसके सहायता हो रहा है? कलम के सहायता से, करण कारक है। तो करण कारक में तृतीय विभक्ति लगता है, तो तुम क्या हो गया? तुम कलम से, तो क्या हो जाएगा? कलमेन, ठीक है। त्वम कलमेन पत्रम, अब क्या होगा? लिखसी की लिखती, लिखसी होगा, क्योंकि मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष के एक वचन के अनुसार क्या होगा? लिखसी, क्योंकि समान वर्तमान काल का वाक है। जिस मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ताहू रहे तो समझना चाहिए कि वह समान वर्तमान काल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक होता है, ठीक है। तो त्वम हो जाएगा तुम के, कलमेन पत्रम लिखसी, तुम के अनुसार लिखसी हो जाएगा। अगला सूत्र है अनुक्ते कर्तरी तृतीया, मतलब कर्मवाच और भाववाच के वाक में कर्ता में तृतीय विभक्ति लगता है, ठीक है। कर्मवाच में क्या होगा? जिसमें कर्म की प्रधानता हो, ठीक है, जिसमें कर्म की प्रधानता हो और क्रिया किसके अनुसार हो? कर्म के अनुसार हो, ठीक है, उसे कर्मवाच कहते हैं। और भाववाच में क्या होता है? जिसमें भाव की प्रधानता हो, इसमें क्रिया, भाववाच में क्रिया स्वतंत्र होता है, ठीक है। वो क्रिया है जो कर्ता के अनुसार नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? स्वतंत्र होता है। जैसे देखिए, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। यहाँ क्या है? राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो देखिए, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ कर्ता कौन है? राम के द्वारा लिखा जा रहा है, तो कर्मवाच का वाक हो गया, ठीक है। तो इसमें जो कर्ता है उसमें तृतीया लगेगा, तो राम के द्वारा इसमें क्या लग जाएगा? तृतीया, तो यहाँ रामेन हो जाएगा, ठीक है। पत्र के क्या हो जाएगा? पत्रम, ठीक है, क्योंकि कर्मवाच के वाक्य में कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा विभक्ति लगता है। कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, तो पत्रम। और लिखा जाता है, तो ये जो लिखा जाता है कर्म के अनुसार होगा, तो यक प्रत्यय से निर्मित होता है, तो क्या होगा? लिख्यते। राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, रामेन पत्रम लिख्यते। जैसे मुझसे हंसा जाता है, देखिए मुझसे हंसा जाता है, मुझसे हंसा जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ जो मुझसे हंसा जाता है, तो यहाँ जो क्रिया है क्या? स्वतंत्र है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? मुझसे, तो इसमें तृतीया लगेगा, क्योंकि मुझसे का रूप जो है ये अस्मत् पर चलेगा, और अस्मत् शब्द का रूप तृतीय विभक्ति के एक वचन में माया होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा माया, यक प्रत्यय से निर्मित होगा, तो क्या होगा? हस्यते। मतलब कर्मवाच और भाववाच के वाक्य में कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति लगता है। और इसके बारे में डिटेल में वाच
वाच में होगा। वाच जो है उसमें पूरा डिटेल में बताएंगे। देखिए चौथा सूत्र है अपवर्गे तृतीया। ठीक है, कहता कार्य समाप्ति और फल प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं। ठीक है, कार्य समाप्ति और फल प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं। इस अर्थ में कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति होता है। ठीक है, इस अर्थ में कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब कार्य समाप्ति और फल प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे वह महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया, इस वाक्य से पता लगता है कि महीना भर लगातार काम हुआ और वह महीने भर में व्याकरण को क्या किया, पूरी तरह से समाप्त कर लिया। तो यहाँ जो कालवाची शब्द है महीना है, तो इसमें तृतीया विभक्ति लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा शाह। महीना भर में तो यहाँ क्या होगा, मासेन, शाह मासेन। व्याकरणम, व्याकरण पढ़ लिया, तो क्या हो जाएगा, अपठ। अब देखिए एक आगे पढ़ाए थे कालाध्वनो रत्यंत संयोगे द्वितीया, उसमें पढ़ाए थे कि क्रिया लगातार हो तो कालवाची और मार्गवाची शब्द में द्वितीय लगता है। वहां क्रिया लगातार हो, खाली क्रिया लगातार होना चाहिए, उसमें समाप्त होने का बात नहीं था। ठीक है, मतलब क्रिया सिर्फ लगातार हो तब वहां द्वितीय लगता था। अगर इसी वाक्य को हम इस प्रकार लिखते, वह महीने भर व्याकरण पढ़ा, तब वह महीने भर व्याकरण पढ़ा से ई तो पता चलता है कि काम लगातार हो रहा है, लेकिन कार्य समाप्त नहीं होता है। वह महीने भर व्याकरण पढ़ा, अगर ऐसा वाक्य रहता तो यहाँ माशाम, मासेन के जगह पर मासाम लिखते। ठीक है, क्योंकि उसमें काला ध्वनिवृत्तियम संयोगी द्वितीया में काम समाप्त नहीं होता था, सिर्फ काम लगातार होता था। लेकिन अपवर्गे तृतीया में लगातार काम होता है, लेकिन काम को क्या करना है, समाप्त भी हो जाता है। तो सह मासेन व्याकरण अपठ, व्याकरणम अपठ। राम कोश भर में कहानी कह दिया, मतलब एक कोश में वो क्या किया, पूरा कहानी कह दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रामेन। अब देखिए यहाँ क्रोशम नहीं देंगे बल्कि क्रोसेन देंगे। क्यों, क्योंकि कहानी यहाँ कह के समाप्त कर दी। अगर खाली इस प्रकार अगर वाक्य रहता कि राम कोश भर कहानी कहा, तब यहाँ क्रोशम देते, क्योंकि कोश भर कहानी कहा लेकिन समाप्त नहीं हुआ। उस वाक्य से पता लगता है कि समाप्त नहीं हुआ, लेकिन इस वाक्य में क्या हो गया, काम समाप्त हो गया। इसलिए यहाँ मार्गवाची शब्द क्रोशेन हो जाएगा। कहानी की क्या होगा, कथाम, और राम के अनुसार क्या हो जाएगा, अकथ्यत होगा। कहानी कहा। सहार्थे तृतीया, सह, शाकम, सार्धम, समम शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति लगता है। सह मतलब भी साथ होगा, साकम मने भी साथ होगा, सार्धम भी साथ होगा और समम मने भी साथ होगा, मतलब चारों का अर्थ साथ होगा। जैसे देखिए राम के साथ सीता वन गई, राम के साथ सीता वन गई। देखिए सीता जो है, सीता साथ जो शब्द है किसके साथ योग में, राम के साथ, तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ तृतीया लग जाएगा। तो रामेन, साथ के स हो जाएगा, रामेन स। सीता के क्या होगा, सीता वन गई, लंग लकार के वाक है, तो सीता वनम आगच्छत हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है अगला वाक, राम के विवाह सीता के साथ हुआ, सीता के साथ हुआ, राम के विवाह सीता के साथ हुआ। तो साथ जो शब्द है किसके साथ योग में है, सीता के साथ योग में है। तो राम के विवाह, के चिन्ह षष्ठी विभक्ति होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राम में षष्ठी लग जाएगा, तो रामस्य हो जाएगा। विवाह के क्या होगा, विवाहम हो गया, रामस्य विवाह। ठीक है, अब साथ जो शब्द है सीता के साथ है, तो सीता में तृतीया लगेगा,
तो सीतया होगा। क्यों सीतया होगा? क्योंकि सीता का रूप जो है लता के अनुसार चलेगा, क्योंकि सीता जो है आकारांत स्त्रीलिंग है और लता भी आकारांत स्त्रीलिंग है, तो लता के जैसा चलेगा तो सीतया। ठीक है, शाह हुआ कि क्या हो जाएगा? अभवत। ठीक है, रामस्य विवाहम सीतया शाह अभवत। ठीक है, सहार्थे तृतीया सह साकम सार्धम समम शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति लगता है। राम के साथ सीता बन गई, रामेन सह सीता बनम गति, क्योंकि साथ का योग राम के साथ राम के है, माने साथ शब्द का योग जो है राम से है, इसलिए राम में तृतीय लग जाएगा। रामेन साथ के जगह पर साह देंगे, या साकम या सार्धम समम, चारों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। सीता बन गई, लंग लकार के वाक हो गया तो सीता बनम अगछत हो जाएगा। राम के विवाह सीता के साथ हुआ, राम के विवाह के लगा हुआ है राम में तो रामष्ट हो जाएगा, विवाह के विवाहम हो जाएगा। और सीता के साथ हुआ, सात शब्द का योग सीता के साथ है तो सीतया सा अभवत। एनांग विकारा, जिस अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकार की सूचना मिलती है उसमें तृतीय विभक्ति लगता है। जैसे जिस अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकार की सूचना मिलती है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे देखिए, वह पैर से लंगड़ा है। देखिए, वह पैर से लंगड़ा है, तो इसमें जो शरीर में इसका जो विकार शब्द उत्पन्न हो रहा है वो किससे हो रहा है? पैर से, पैर शब्द से हो रहा है, तो इसमें तृतीया लग जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पादेन। ठीक है, शाह बाह के शाह हो जाएगा, लंगड़ा के क्या हो जाएगा? खंजा, और है के अस्थि। शाह पादेन खंजा अस्थि। वह कान से बहरा है। बहरा जो शरीर में विकार की सूचना मिल रही है, बहरा होने की, वो कान से मिल रहा है, तो इसमें कौन सा विभक्ति लग जाएगा? तृतीया। शाह कर्णेन कर्णेन बधिरा अस्ति। सह कर्णेन बधिरा अस्ति, वह कान से बहरा है ना। वह पीठ से कुबड़ा है। देखिए, वह पीठ से कुबड़ा है, तो शरीर में जो विकार हो रहा है वह कुबड़ा, तो किससे हो रहा है? पीठ से, तो पीठ में तृतीया लग जाएगा तो पृष्ठेन हो जाएगा। कुबड़ा के क्या होगा? कुब्जा, और वह के अनुसार है कि अस्थि हो जाएगा, और वह के क्या हो जाएगा? सा। शाह पृष्ठेन कुब्जा अस्थि, वह पीठ से कुबड़ा है। हेतु तृतीया पंचमी च, कहते हेतु अर्थात कारण। हेतु अर्थात कारण के अर्थ में तृतीया और पंचमी दोनों विभक्ति का प्रयोग होता है। हेतु अर्थात कारण के अर्थ में तृतीया और पंचमी दोनों विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह हर्ष से हंसता है, हंसने का कारण क्या है? हर्ष से, तो यहाँ हम क्या दे सकते हैं? तृतीया भी दे सकते हैं और पंचमी भी दे सकते हैं। अब वह के सा हर्षेत हर्षात या हर्षेन, और क्या हो जाएगा? हंसती। ठीक है, वह दुख से रोता है, तो सा यहाँ तृतीया भी लग सकता है, दुखेन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? दुखात। ठीक है, और रोता है कि क्या हो जाएगा? रो दीती। सा दुखेन या दुखात रो दीती, वह दुख से रोता है। इत्थम भूत लक्षणे व उपलक्षणे तृतीया। इत्थम भूत लक्षणे लक्षणे व उपलक्षणे तृतीया, कहता है उपलक्षण अर्थात चिन्ह। उपलक्षण अर्थात चिन्ह, किसी के पहचान के अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसमें तृतीया विभक्ति लगता है। पहचान के शब्द में, पहचान के अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसमें तृतीया विभक्ति लगता है। जैसे वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है, तो तपस्वी मालूम पड़ता है कैसे? जटा से, तो इसका तपस्वी होने का जो पहचान है वो जटा है, तो ई हो गया चिन्ह। तो इसमें कौन सा विभक्ति लगेगा? तृतीया। तो वह के सा हो गया। अब जटाओं के क्या होगा? तो जटा भी होगा। क्यों?
क्योंकि जटा जो शब्द है वो लता के अनुसार चलेगा। लता शब्द के रूप तृतीय विभक्ति के बहुवचन लता भी होता है तो जटा के जटा भी होगा, क्योंकि आकारांत स्त्रीलिंग है और लता भी आकारांत स्त्रीलिंग है। तो सह जटा भी तापशः प्रतीयते, वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। वह पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है, तब वह के सह पुस्तक से, तो यहाँ पुस्तक के सहायता से होता है तो क्या होगा, पुस्तकेन छात्र प्रतीयते, सह पुस्तकेन छात्रा प्रतीयते, वह पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है। मालूम पड़ता है कि प्रतीयते और दिखता है कि प्रतिभाति होता है।